शुरुआत किया गया था संविधान में। भाई आपका अनुच्छेद जो हम पढ़ा रहे थे 74, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। फिर आपका 74 का क्लाज 1 हम बताए थे संविधान का, और 70। देखिए आपका, जो लोग नए हैं भाई, जितना क्लास चल चुका है आपका वीडियो मिलेगा सुबह के पीरियड में, मैं बता दूं। और आपका जो क्लास चल रहा है पढ़िए, जो आपका अभी चल चुका है वो वीडियो उपलब्ध आपका रहेगा। तो फिर एक बार देखिए 74 में आपका जो मॉडल बना है क्वेश्चन का, वह आपका देखा जाए जो क्वेश्चन का मॉडल बना है आपका 74 और फिफ्थ आपका 75 का क्लास 3 जोड़कर बना है। क्वेश्चन का मॉडल जे और आईएएस में और आपका जीएस में बना है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से जन्म लेती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, आधारशिला क्या है, प्रोड क्या है, या इसका आधार क्या है। तो फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अगर आपका 74 दे तो 74 मारिए, क्योंकि राष्ट्रपति आपका औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान कौन है, मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर आपका 74 न दे और 75 का क्लाज 3 दे तो 75 का क्लाज 3 मारिए। अगर दोनों दे दे उपर्युक्त दोनों तो आप दोनों मारिए। लेकिन सबसे खतरनाक क्वेश्चन आया है कि दोनों अनुच्छेद दिया है और पूछा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधारशिला क्या है भारत में। तो जो ज़्यादातर विद्वान मानते हैं वह 75 का क्लाज 3 मानते हैं। तो 75 के क्लास 3 में क्या है, कलेक्टिव आपका रिस्पांसिबिलिटी का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बताएंगे हम आज। सामूहिक उत्तरदायित्व का ये भी क्वेश्चन जे में आया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ निहित है, कहाँ समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा 75 का कौन सा क्लास 3। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछे तो भी अलग हम बताएंगे। आपका पर्सनल और कलेक्टिव ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, गलत ना हो ये सब। मैं फिर बता दूं भाई, एक बार देखिए आगे आपका। फिर हम अनुच्छेद 74 शुरू करते हैं, उसके बाद 75 तो आ ही जाएगा, इसके बाद तो उसमें केस 3 4 हैं। देखिए 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। इसमें हम काफ़ी समझाए थे, और इसमें हमने समझाया था कि भारत का राष्ट्रपति 1 मिनट भी बिना मंत्रिपरिषद के कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई सरकार लोकसभा में हार जाती है या पीएम इस्तीफा भी दे देते हैं तो राष्ट्रपति ये कहता है कि जब तक नया पीएम अपना पद ग्रहण न कर ले तब तक आप कार्य करिए, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई कार्य, अर्थात मंत्रिपरिषद का होना हर हाल में क्या है, आवश्यक। मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च मंत्रिपरिषद आपका, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा ये पूछ ले तो मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद का जो कैप्टन होता है, जो एम्पायर होता है, जो जहाज का कैप्टन होता है, वह पीएम होता है। पीएम के माध्यम से ही सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त किया जाता है। अगर पीएम चले गए तो उनके साथ साथ पूरा मंत्रिपरिषद चला जाएगा, यानी कि पीएम मर गए तब भी मंत्रिपरिषद चला गया, पीएम इस्तीफा दे दिए
तब भी मंत्रिपरिषद को हटना पड़ेगा। कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि पीएम चले गए तो आज भी हम क्या हैं, मंत्री। अगर कोई पीएम इस्तीफा दे देता है, उसी पार्टी का नया पीएम बनाया जाता है, तो फिर से सभी मंत्रियों को फिर से आपका कह सकते हैं शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीएम गए तो सभी मंत्री अपने आप क्या हो गए, चले गए। खंड परंतु देखिए, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सलाह को। ये मैं बताया था कि ये कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी कि 44वें द्वारा 1978 में। और ये किस मैंने आपका किसने जोड़ा, तो जनता दल की जब सरकार थी तब। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई एडवाइजरी दी है कि आप ऐसा करिए, तो राष्ट्रपति चाहें तो एक बार अपने विवेकानुसार उस सलाह को मंत्रिपरिषद को वापस कर सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, एक बार पुनः विचार करिए। अब यहाँ जो पूछा जाता है कि जब वह किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है कि अपने विवेक पर करता है। यहाँ सलाह पर नहीं, क्या करता है, अपने विवेक पर। अब आइए, आपका खंड 2 भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपका क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। देखिए आपका एक तरह से ये प्रिविलेज माना जाए, ये एक तरह से विशेषाधिकार माना जाए, उन्मुक्ति माना जाए, छूट माना जाए। यानी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि नहीं, और सलाह दी तो क्या सलाह दी, इसकी इसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा की जा सकती है कि नहीं। तो हमारा संविधान इसकी जांच पर पूरी तरह क्या लगाता है, रोक। तो वही आपका हाल है कि आपका जो काम सीधे नहीं हो सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेढ़े कर दिया। यानी कि जो काम डायरेक्ट नहीं हो सकता, मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा उसे इनडायरेक्ट कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा भाई कि ठीक है, राष्ट्रपति को आपने क्या सलाह दी ये हमें ना बताइए, लेकिन जो आपने एडवाइजरी दी उसका बेस बताइए, उसका आधार बताइए, क्योंकि आधार बताने से कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो जब आप किसी चीज का बेस जान लेंगे, तो क्या सलाह दी गई होगी अपने आप क्या चल जाएगा, मालूम। यानी कि आपका क्या सलाह दी गई, इस बात की जांच करेंगे न्यायालय की सलाह के आधारों को, किस बेस पर आपने सलाह दी। तो जब बेस पता लग जाएगा, जब क्रोड पता लग जाएगा, तो यानी कि जब आपका जड़ पता लग जाएगी, तो पेड़ का पता अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट को चल जाएगा। तो यानी कि कान सीधे न पकड़ के कैसा पकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, टेढ़ा। अब आइए अनुच्छेद 75। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का मैं बता दूं, पूरा चांस रहता है, और इसमें आपका कुछ केस भी जानना पड़ेगा। जो केस भी आपका पूछा जाता है, दो तीन केस भी महत्वपूर्ण है। एक कोटेशन इसमें पूछा जाता है कि संविधान जनमत पर अभिभावी होगा, प्रिवेल करेगा, ये किस केस में कहा गया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन आइए, जहाँ तक अनुच्छेद 75 की बात है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। और आपका, तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत में जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, अब इसका थोड़ा आप देखिए, अच्छे से इसको समझिए। ये हम मान लीजिए सर्किल बना दिए, और ये आपका मंत्रिपरिषद बना दिए।
अब देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हम निकालेंगे। मंत्री परिषद बना दिए। अब मंत्री परिषद में कौन शामिल होता है? तो पीएम शामिल होते हैं, और प्लस जितने भी मंत्री हैं, चाहे वह किसी भी स्तर या स्टेटस के हों, तो मंत्री परिषद का गठन किससे होता है? तो पीएम और अन्य सभी मंत्रियों से। ये याद रखिए। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, ये कहाँ से ली गई है भारत में? दूसरा क्वेश्चन। तो ये इंग्लैंड से प्रेरित है, यानी कि कहाँ से ली गई है पूछ ले तो इंग्लैंड से। मंत्रिपरिषद में कुछ अग्रणी मंत्री होते हैं, कुछ खास खास मंत्री होते हैं, कुछ मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, या कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और उन वो यानी कि मान लीजिए कि ये मंत्री हैं 1 2 3 4 5, और ये आपका छठवां पीएम है। तो मंत्रिपरिषद की ही छोटी इकाई आपका कैबिनेट या मंत्रिमंडल कही जाती है। और मान लीजिए कि ये दोनों मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री और ये जो पीएम हैं, ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कैबिनेट का। अब यहाँ पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च नीति निर्धारक जो संस्था होती है, वह वास्तव में कैबिनेट होती है। यानी कि जो कार्यपालिका का एक्चुअल पावर निहित होता है, जो वास्तव में कार्य करती है, वह कैबिनेट होती है। जो तो कैबिनेट में कौन शामिल होता है? सभी मंत्री शामिल नहीं होते। फिर याद रखिए, कैबिनेट में कौन शामिल होता है? तो याद रखना है कि कुछ एक तो पीएम और कुछ प्रमुख विभागों के मंत्री, जो किस स्तर के मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के। ये मिलकर कैबिनेट या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और यानी कि 3 4 5 लोग मिलकर ही पूरे देश को हमारे चलाते हैं। सभी मंत्री तो भले काम कर रहे हैं। तो अगर ये पूछ ले कि एक्चुअल पावर किस में है, तो मंत्रिपरिषद में नहीं, अगर उसके भी बाद एक्चुअल पावर देखा जाए तो किस में है? कैबिनेट। यही नीति निर्धारण करती हैं, यही फैसला लेती हैं क्या किया जाए। सब कुछ इसी के ऊपर होता है। इसमें कुछ अग्रणी मंत्री होते हैं, ये मंत्रियों में सर्वोच्च होते हैं। और पीएम ये मंत्री मिलकर कैबिनेट का निर्माण करते हैं। कैबिनेट का जो आपका प्रावधान है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 75 में कहीं भी मंत्रियों का वर्गीकरण और कैबिनेट के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? इंग्लैंड से। और ये क्या है? एक परंपरा है। यानी कि इंग्लैंड में जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को हमने क्या किया है? एडॉप्ट। अब ये न कहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में कहीं मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं। अगला क्वेश्चन जो टेक्निकल बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है? ये क्वेश्चन नया बन सकता है, अब तक बना नहीं है। तो केवल एक आर्टिकल है 352, यानी कि अनुच्छेद 352 में ही केवल संविधान में एक जगह कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। वह भी प्रयोग आपका मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? थोड़ा बहुत इसका इतिहास 2 लाइन देखिए। इंदिरा गांधी आपका जब तीसरा इमरजेंसी भारत में लगी, तो इंदिरा गांधी स्वयं रात में एक लेटर बनाकर स्वयं गई। स्वयं जाकर जो राष्ट्रपति थे, जिन्हें आज्ञाकारी राष्ट्रपति भी माना जाता है, आपका फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनको रात में लेटर थमाई और कही कि हम लिख कर आए हैं और तीसरा इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है, आप लागू करिए।
राष्ट्रपति डर गए और पीएम मात्र, देखिए यही पीएम की शक्ति होती है, केवल पीएम के कहने से देश में तीसरा क्या लग गया था, आपातकाल। तो जब जनता दल की सरकार आपातकाल के बाद बनी, तो जनता दल की सरकार ने संविधान में संशोधन करवाया और अब इमरजेंसी लगेगी तो केवल पीएम के कहने पर नहीं, पीएम यानी कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, यानी कि जो पीएम है और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, ये लिखित रूप से राष्ट्रपति को देंगे कि भारत में इमरजेंसी क्या किया जाए, लगाया जाए, तब अब लागू होगी। तो कैबिनेट शब्द को कहीं परिभाषित भले न किया गया हो, लेकिन एक जगह संविधान में जरूर उल्लेख है, वह सतर्क रहेगा। आर्टिकल 352 यहाँ आ सकता है क्वेश्चन। फिर बैक होइए। चार प्रकार के मंत्री होते हैं, पहले चारों प्रकार देख लीजिए हल्का हल्का, आपका स्तर के अनुसार चार प्रकार के मंत्री होते हैं। आपका इन मंत्रियों के बारे में जानिए। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, यानी कि पहला जो मंत्री है ये अग्रणी मंत्री होते हैं, अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। ये मंत्री मिलकर ही देश के नीति का निर्धारण करते हैं। ये एक्चुअल पावर जो कार्यपालिका की कही जाए एकदम लास्ट में, मंत्रिपरिषद के बाद छोटी इकाई, तो किसमें निहित है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट में ही। यही हर एक मामलों में क्या करती है, नीति निर्धारण, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि चार पांच लोग मिलकर क्या चलाते हैं देश को। जो भी फैसला लेना होता है ये कैबिनेट ही लेती है। जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में पीएम हमारे बैठ गए, गृह मंत्री बैठ गए, विदेश मंत्री बैठ गए, वित्त मंत्री बैठ गए, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, और चार पांच लोग बैठकर जो भी योजना जो भी नीति बनानी हो अपना डिसाइड कर लिए। अर्थात चार पांच लोग मिलकर ही क्या चला रहे हैं, सरकार। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन यूपीजे में बना है, एक तो अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखना है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बना है कि महासचिव या की नियुक्ति का एक्चुअल पावर किसमें होता है। हो सकता है रिपीट ये क्वेश्चन कर दे। तो अगर आपका यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछे और ये पूछे कि महासचिव की नियुक्ति का एक्चुअल पावर किसमें होता है, तो आप मार्क कराएंगे सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में। क्यों? क्योंकि अगर 5 में से एक भी नकारात्मक मत यानी कि बीटो का प्रयोग कर दिया तो वह व्यक्ति महासचिव बन पाएगा कि नहीं, नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका संविधान में इसी मॉडल से दूसरा क्वेश्चन आया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति का एक्चुअल पावर किसमें है, कोलिजियम में है। जिसको कोलिजियम चाहेगा वो तो राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। जिसको कोलिजियम, कोलिजियम माने चयन मंडल, या जिसको चयन समूह चाहेगा वहीं आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा। तो एक्चुअल पावर किस में है, कोलिजियम। आ जाए तो गलत ना हो। उसी प्रकार सरकार की एक्चुअल पावर किस में है, तो एक कैबिनेट में है, मंत्रिपरिषद में है, लेकिन एक्चुअल किस में है, आपका कैबिनेट। तो एक्चुअल जरूर याद रखिएगा। ये तीन एंगल से तीन क्वेश्चन, आपका दो क्वेश्चन तो आ चुके हैं। ये संविधान में यही आपका 75 से नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले। देखिए तो पहला मंत्री हो गया कैबिनेट। दूसरा मंत्री का प्रकार देखिए, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र रूप से अपने विभागों के सर्वोच्च होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। इन्हें तभी बुलाया जाता है जब इन मंत्रियों के विषय से संबंधित कोई मामला कैबिनेट में विचाराधीन हो।
लेकिन ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीनस्थ नहीं है, बल्कि ये अलग होते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री से इनका स्तर थोड़ा क्या होता है, नीचे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से स्तर लेकिन स्वतंत्र होते हैं। अगला आ गया राज्य मंत्री। जहां तक राज्य मंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा, जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के सबॉर्डिनेट होते हैं। राज्य मंत्रियों को स्वतः कोई कार्य नहीं मिलता, इनको वही कार्य मिलता है जिसे कैबिनेट मंत्री इनको सौंपे। यानी कि एक कैबिनेट मंत्री हो गए, उसी विभाग का कौन सा मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री। तो फिर याद रखिए, राज्य मंत्री को आपका स्वतः कोई कार्य नहीं मिलता, इनको वही कार्य मिलता है जो कौन दे, आपका कैबिनेट मंत्री। और इस पर आपका कोरिलेशन करना है, और आपका कोरिलेट करना है सीआरपीसी में। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस रहता है। चांस का बिहार तो मेंस में ही बना चुका है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये आपका एडिशनल सेशन जज होते हैं और असिस्टेंट सेशन जज, यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश, इन्हें स्वतः कोई पावर नहीं मिलता, याद रखिए। जैसे कि आपका स्वतंत्र प्रभार के ये राज्य मंत्री को स्वतः कोई काम नहीं है, जब तक कि कैबिनेट मंत्री इनको कार्य न सौंपे। उसी प्रकार जो ये अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं, जो सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं, इन्हें स्वतः कोई कार्य नहीं मिलता। ये तभी कोई मामला देखेंगे जब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट इन्हें मामला क्या करे, सौंपे। नहीं तो निठल्ले क्या कर रहे रहिए, बैठे रहिए। तो जो राज्य मंत्री होते हैं सेम कैटेगरी के निठल्ले बैठे रहिए, कैबिनेट मंत्री काम देगा तो करेंगे, और नहीं देगा तो मंत्री का बस झुंझुना क्या करिए, बजाते रहिए। लास्ट में उप मंत्री आते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और या कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ होते हैं। यानी कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं, चार। चारों कम से कम याद रखिए। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री जो सर्वोच्च शिखर पर है, दूसरा स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री, और चौथा उप मंत्री। मंत्रियों के बारे में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में है। अब अनुच्छेद देखिए सही रहेगा एक एक, तब इसमें सिद्धांत प्रयास करिए बैरक पर लिखने का। जो भी सिद्धांत खंड वाइज बताया जाए, आपका कर्तव्य है कि बैरक पर उसको लिखिए। देखिए मैं अभी पढ़ाते समय 3-4 इसमें सिद्धांत बताऊंगा। उन सिद्धांतों को सबसे अच्छा तरीका है कि बैरक पर शॉर्टकट में कम से कम सिद्धांत खंड वाइज लिखिए। देखिए 75। नहीं, इनका नहीं होता ये आपका। नहीं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नहीं, ये जो आपका राज्य मंत्री और उप मंत्री ये स्वतंत्र नहीं होते, ये ऊपर वालों के सबॉर्डिनेट होते हैं। अगला देखिए 75, मंत्रियों के बारे में अनुबंध। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना है कि पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपका पीएम की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ आपका सतर्क ये रहना है कि राष्ट्रपति किसको पीएम बनाता है, तो जो लोकसभा में आपका बहुमत रखता है उसको बनाता है, भले वह लोकसभा का सांसद हो या न हो। यानी कि जिस पार्टी का, अब दिक्कत कब आती है, जब किसी पार्टी को आपका बहुमत लोकसभा में मिला ही नहीं, तब क्या होगा, तब थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के पास विवेक है। तो परंपरा ये कहती है कि जो सबसे बड़ा दल हो उसे बुला लीजिए आप। फिर आपका दूसरा नियम है कि गठबंधन हो गया, और जो गठबंधन करके आ गया उसको बुलाइए। तो जैसे कि आपका
माने वाजपेयी साहब थे। और आपका तो सबसे बड़ी पार्टी उस समय भाजपा थी, तो राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो 2-4 दिन बाद क्या हुए, इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि ये अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन अपने विवेक से नहीं। आपका किसके सलाह से, पीएम के, यानी कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री न बनाया जाए, ये पूरी तरह किस पर निर्भर करता है, पीएम पर, यानी कि प्रधानमंत्री पर। अगला देखिए, अनुच्छेद 75 का क्लाज 1A कई बार पूछा जाता है। इसमें आप देख लीजिएगा, संविधान संशोधन भी पूछा गया है कि देखिए, भारी भरकम मंत्री परिषद हो जाता था और खर्चा बहुत पड़ता था। अतः अब आपका नियम बदला और 91 में, यानी कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी, पीएम को लेते हुए सीमित की गई। तो सतर्क रहिएगा, वर्तमान समय में अधिकतम कितने मंत्री संघ में या राज्य में हो सकते हैं, दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, उसकी 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्री, और राज्य में विधानसभा की जो संख्या है, उसका 15% से अधिक। तो फिर याद रखिए, अगर आपका मान लीजिए किसी विधानसभा में आपका 90 विधायक हैं, तो 90 का 15% निकाल लेना है, और जितना 15% आएगा, आपका राज्य में मुख्यमंत्री को लेते हुए केवल अधिकतम उतने ही मंत्री हो सकते हैं। बस एक लाइन जानना है कि आपका कितने परसेंट मंत्री हो सकते हैं, 15। राज्यसभा की लोकसभा की सीट, लोकसभा की राज्यसभा के आधार पर निकाला जाएगा, राज्यसभा नहीं, किसके आधार पर। और राज्य में मामला है तो विधान परिषद की विधानसभा। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, ये कब जोड़ा गया पूछा जाता है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला देखिए, आपका अनुच्छेद 75 का क्लाज 2 देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यहाँ से जो दो क्वेश्चन आपका बनता है, पहला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के किस क्लाज में है, उसको लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। एक जगह, दो जगह से कोरिलेट करना है, एक एक जगह नहीं काम करेगा, यहाँ दो जगह आपको पहले लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, यानी कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। तभी हम बताते हैं ये सिद्धांत, लिख लिए प्रसाद पर्यंत। इसको एक अनुच्छेद और जोड़ लीजिए कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवकों के बारे में अनुच्छेद 310 में है। उसको एक अनुच्छेद और जोड़िए, ये सिद्धांत और कहाँ समाहित है, 310 में, 310। बिहार में पिछली बार आया भी था, बिहार में तो 309, 310, 311, 312, इन अनुच्छेदों से एक क्वेश्चन सेट रहता है। 309 में, 309, 310, 311 और 312। लेकिन आप अभी 310 पर रहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो एक तो अनुच्छेद 75 के क्लाज 2 में, दूसरा कहाँ दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 310 में। तो 75 का क्लाज 2 किसके लिए है, मंत्रियों के लिए, और 310 किसके लिए है, लोक सेवक। ऐसा ही प्रावधान राज्यों में है कि जो राज्य के मंत्री होंगे, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण पद करेंगे। अनुच्छेद देखिए तो 101 क्लाज कौन सा है, देखिए, एक भाई याद नहीं आ रहा हमें भी। देखिए, राज्यपाल,
देखिए इसमें आपका ये 164 का कौन सा क्लास है? हाँ, 1 है। देखिए अब 3 जगह से एक साथ उसको कोरिलेट करिए ताकि कम समय में ज़्यादा आप अचीव करें। एक आपका 75 का क्लास 2 कि संघ के जो मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसी प्रकार राज्यों में भी व्यवस्था है, जो राज्य के मंत्री होंगे वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और जो लोक सेवक होंगे, अगर संघ के लोक सेवक हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और अगर राज्य के लोक सेवक हैं तो राज्यपाल के। 3 अनुच्छेद याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का मतलब इच्छा पर, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक किसी लोक सेवक को रखे, और जब राष्ट्रपति चाहें किसी लोक सेवक को अनुच्छेद 310 में बर्खास्त कर दें। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले की इच्छा पर, यानी कि यहाँ किसकी इच्छा पर, किसकी मर्जी पर संघ का लोक सेवक है तो राष्ट्रपति, और राज्य का है तो राज्यपाल। उसी प्रकार कोई मंत्री कब तक अपना पद धारण करेगा? जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो राष्ट्रपति की इच्छा कब होगी? स्वतः हो जाएगी कि पीएम की सलाह पर। यानी कि कोई मंत्री कब तक पद धारण करेगा? जब तक पीएम चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअल पावर पीएम में है किसको मंत्री बनाए और किसको मंत्री पद से। तो जब पीएम सिफारिश करते हैं किसी मंत्री के कि राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर दे, तो राष्ट्रपति की इच्छा जगती है और प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू करते हुए राष्ट्रपति उन्हें क्या करता है? बर्खास्त। अपने इच्छा से नहीं करता, बल्कि नियुक्ति भी पीएम की सलाह से और बर्खास्तगी भी किससे? पीएम। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, जो पर्सनल लाइबिलिटी होती है, वह किसके प्रति होती है? तो आप लिख लीजिए, क्लास 2 में ही एक सिद्धांत है आपका पर्सनल लाइबिलिटी या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। याद रखिएगा, मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है वह राष्ट्रपति के प्रति होता है, और जैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व पूछे तो अगला खंड हम बताएंगे ही, वो अलग है, अभी अलग चलेगा। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछे कि किसके प्रति होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। किस खंड में ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समाहित है? तो आर्टिकल 75 के किस क्लाज में? 2 में। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। अगला ये आपका 75 का क्लास 3 तो अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपका देखिए क्या कहा गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब इसका पहले मतलब समझिए। यहाँ सिद्धांत क्या है आपका? दो यहाँ प्रिंसिपल पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, बन भी चुका है, जाकर देखिएगा। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के किस क्लाज में समाहित है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व पूछे तो 75 का कौन सा क्लाज मार कर आएंगे? 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टेक्निकल बना है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का आधारशिला या क्रोड कौन सा अनुच्छेद है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप 75 का क्या मारेंगे? क्लास 3। तो संसदीय शासन प्रणाली का बेस पूछ ले, सामूहिक उत्तरदायित्व पूछ ले, तो 75 का क्या मारना है? 3। अब अगला क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अभी हम बताएंगे सामूहिक उत्तरदायित्व, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन निकाला जाए, क्योंकि समय को देखते हुए पहले क्वेश्चन जरूरी है फिर समझाना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति,
उपर्युक्त सभी के प्रति। तो एक ही लाइन में याद रखिएगा, किसके प्रति? लोकसभा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गलत न हो। ये जो सिद्धांत है ये पीएम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? अगर सरकार किसी नीति के प्रश्न पर या सरकार ने लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया और वह विधेयक पास नहीं हो पाया, पक्ष में कम मत पड़े और विपक्ष में लोकसभा में ज़्यादा पड़ गए, तो इसका मतलब कि आपका, अब आइए, एक मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया लोकसभा में, अब वोटिंग हुई उस विधेयक पर और पक्ष में कम मत पड़ गए और विपक्ष में क्या पड़ गए? ज़्यादा। तो पूरे मंत्रिपरिषद को जाना होगा, क्योंकि यही सामूहिक उत्तरदायित्व है कि एक विफल तो पूरी तरह क्या हो जाएगा? सभी विफल। यानी कि अगर एक मंत्री ने कोई प्रपोजल लाया और वह प्रपोजल पास माने गिर गया, यानी कि पक्ष में कम वोट पड़े विपक्ष में ज़्यादा, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा ये नियम देखिए, लोकसभा का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो सरकार होती है वह अपना जो मेजॉरिटी है उसे जो बहुमत होता है लोकसभा में ही साबित करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है सरकार को, तो तब तक सरकार चलेगी, भले राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो या न हो। लेकिन जैसे ही लोकसभा में बहुमत गया, भले राज्यसभा में बहुमत हो, उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि पूरे मंत्रिपरिषद स्वाहा हो जाएगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ही यही हुआ कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री कोई प्रपोजल लाया, उस प्रपोजल के विरोध में वोट पड़ गए ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। यानी कि एक गया तो सभी को जाना होगा, यानी कि हम तो डूबेंगे और सबको क्या करेंगे? लेकर डूबेंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब संसदीय शासन पर, हाँ, ये जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का सिद्धांत है, अगला क्वेश्चन, ये कहाँ से एडाप्ट किया गया है? ये इंग्लैंड से एडाप्ट किया गया है। यानी कि इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो सदन है, तो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होती है हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति सामूहिक रूप से आपका जिम्मेदार होती है। वहीं से ये सिद्धांत भारत में क्या किया गया है? एडॉप्ट। तीन सिद्धांत मैं बताया, तीनों को जरूर याद रखिए। सेम सिद्धांत राज्यों में भी मिलेगा और राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से, आप लोग बताइए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी कि विधान परिषद के प्रति? विधानसभा। अगला देखिए, अनुच्छेद 75 का खंड 4 देखिए, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्रियों, पीएम और मंत्रियों द्वारा शपथ की बात की गई है। कौन शपथ दिलवाएगा? आपका राष्ट्रपति। और शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? तीसरी अनुसूची। तीसरी है भाई। तो सभी अनुसूचियां भी याद रखना है, याद रखे हो तो हम रटवाएंगे बाद में। 12वां अनुसूची एकदम क्रम से क्या करना है? याद करना, उसमें मिलाने के लिए आ जाता है। आगे देखिए, खंड 5 और 6 महत्वपूर्ण है। खंड 5 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका देखना है। खंड 5 देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि कोई व्यक्ति
प्रधानमंत्री या मंत्री आपका बिना किसी सदन के सदस्य हुए अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है, ये समस्या है। तो 6 माह। यानी कि आपका अगर कोई व्यक्ति है, या ऐसे ही मुख्यमंत्री में भी आएगा, याद रखिए, राज्यों में भी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति न तो लोकसभा का मेंबर है, न राज्यसभा का मेंबर है, और उसे पीएम या मंत्री बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना सदन का सदस्य रहे वह 6 माह तक मंत्री और प्रधानमंत्री रह सकता है। लेकिन 6 माह बाद, 6 माह के अंदर वह चुनाव जीत जाए, नहीं जीतता है तो 6 माह बाद क्या करना पड़ेगा, जाना होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये समस्या है कि क्या वह पीएम है या आपका मंत्री है, लोकसभा में मंत्री की सीट पर बैठ रहा है, तो क्या लोकसभा में मतदान करने का हकदार भी है? नहीं। यानी कि अगर वोटिंग होगी तो वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह मेंबर नहीं है। लेकिन बहस कर सकता है, भाग ले सकता है, और आपका मंत्री की सीट पर क्या कर सकता है, पीएम की सीट पर बैठ सकता है। लेकिन एक काम नहीं कर सकता सदन का सदस्य ने, तो क्या नहीं कर सकता, वोट। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में सेम प्रावधान है, मंत्री स्तर का व्यक्ति है, सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार सदन में मेंबर के नाते नहीं है। कौन है वो? महान्यायवादी। और राज्य में पूछे तो महाधिवक्ता, रट कर जाइएगा। संघ में पूछे तो महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता। बताया जाएगा, दोनों एक साथ बताया जाएगा। अगला देखिए आपका, अब इसके बाद आपका 2 केस इस पर याद रखिएगा। पहला आपका केस है, आपका माने 3 केस याद रखिए। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा का पहला केस है। 3 केस याद रखना है, 2 महत्वपूर्ण है। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा, आप लोग जानते हैं कि देवगौड़ा पीएम बने थे, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसको सुप्रीम कोर्ट में आपका एसपी आनंद ने चुनौती दी कि जब सदन के सदस्य नहीं है तो पीएम किस बात का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री या पीएम रह सकता है? 6 माह, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये एस.आर. चौहान बनाम पंजाब राज्य, देखिए कैसे कानून का मिसयूज नेता करते हैं। इसका उत्तम उदाहरण आपका एस.आर. चौहान बनाम आपका पंजाब राज्य, देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब की विधानसभा का एक व्यक्ति मेंबर नहीं था, लेकिन मंत्री बना दिया गया। तो ठीक है, कितने दिन तक मंत्री या सीएम या मंत्री रह सकता है? आपका 6 माह, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि 6 माह बाद वो इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दिया और उसी दिन शाम तक उसे पुनः मंत्री क्या किया गया। तो ऐसे अगर ऐसा होने लगे तो आप लोग सोचिए क्या होगा, कि कोई व्यक्ति सीएम या पीएम या मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य हुए ही बनता रहेगा। मतलब ये हुआ कि 6 माह बाद फिर 1 मिनट के लिए इस्तीफा दे दे, और फिर क्या करे राज्यपाल या राष्ट्रपति, उसको मंत्री या पीएम बना दे, शपथ दिलवा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नियम है कि उसी व्यक्ति को 6 माह आप मंत्री बात बना दीजिए, ये अवैध है, ये संविधान के साथ कपट है, ये संविधान का क्या है, वायलेशन। इसी प्रकार आपका एक केस और आपका जोड़ना है, डीसी बाधवा का। डीसी बाधवा का केस, इस पर भाई ये अलग हो जाएगा। डीसी बाधवा बस कोरिलेट किया जा रहा है, सेम ऐसा ही नेचर का है, इसलिए डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य के बाद में देखिए क्या हुआ। पिछली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी पूछा गया था, पंचौरा करके, यानी कि पूरा 10 लाइन दिया था, कहानी टाइप का। अरे एक ही लाइन दे देते आप, 10 लाइन दिया था,
और किस केस में ये कहा गया या किस केस से? तो हुआ ये था कि बिहार में राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस 213 अनुच्छेद के तहत जारी किया। सदन की बैठक होती थी, ऑर्डिनेंस पास नहीं करवाया जाता था, समाप्त हो गया। जैसे ही आपका सदन माने की बैठक समाप्त हुई, लास्ट सत्र अवसान हुआ, तुरंत शाम को उसी वही नया अध्यादेश जारी कर दिया गया। यानी कि विधानसभा से कानून बिना पास कराए 13 साल तक एक कानून चलता रहा। बस बीच में 10 दिन 20 दिन के लिए क्या होता था, समाप्त, गैप होता था। ये डीसी बाधवा अध्ययन किया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कार्यपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति का हड़पना हुआ और ये काम सही नहीं। लेकिन कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि आप कितनी बार ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी राष्ट्रपति राज्यपाल कर सकता है, ये कहीं लिखा नहीं है। तो आपका केंद्र सरकार ने भी कई कानूनों को ऑर्डिनेंस द्वारा बनाया और उसको करती क्या थी, 2 बार 3 बार, जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, किसान का मुद्दा हुआ, तो 2 3 बार उसको क्या की है, आपका ऑर्डिनेंस द्वारा रिपीट की है। अब कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, कहीं संविधान में है नहीं, वो तो 13 साल तक बनाए रखा गया। तो ये आपका दूसरा अगला केस देखिए, आपका एस आर चौहान बनाम पंजाब राज्य का हो गया, जो क्वेश्चन आपका बना भी है। बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, इसे जयललिता वाला केस कहा जाता है। बी आर कपूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य, इसे उपनाम है जयललिता वाला केस। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक वाक्य कहा गया और वही वाक्य पूछा जाता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पब्लिक ओपिनियन पर प्रिवेल करेगा, यानी कि संविधान जनमत पर अभिभावी होगा। तो बड़ा कौन है, जनमत है कि संविधान? तो हम बड़े तो हम बड़े, तो भारत में कौन बड़ा? तो भारत में ग्रैंड नॉर्म केल्सन के अनुसार कौन है? तो क्या संविधान का वायलेशन क्षम्य है? नहीं क्षम्य है। फिर एक बार देखिए, आपका ये जरूर याद रखिए, बी आर कपूर का केस है और ये केस आपका पूछा गया है। पहले तो कोटेशन याद करके जाइएगा, और कोटेशन ये है कि संविधान जनादेश पर अभिभावी होता है। ये किस केस में कहा गया? तो बी आर कपूर के। देखिए इसमें हुआ क्या, आपका जयललिता को निचले न्यायालय ने कन्विक्ट या दोष सिद्ध कर दिया। वह आपका दोष सिद्धि के बावजूद वह तमिलनाडु से चुनाव जीत गई थी और आपका कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बन गई थी। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और ये हुआ कि जब एक व्यक्ति कन्विक्ट या दोष सिद्ध या सजा पाया है, तो वह आपका मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? और जयललिता कह रहे थे कि जनता ने हमें चुना है, और जब जनता ने हमें चुना है तो हमें सीएम बनने का क्या है, अधिकार है। सम और जो पीआईएल दायर कर रहा था, ये तो संविधान का क्या होगा, वायलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले आपको जनता ने चुना हो, लेकिन जनमत पर कौन प्रिवेल करेगा, संविधान सबसे ऊपर है, जनमत इसको हरा नहीं सकता। तो बस एक याद रखिए, अगर संविधान और जनता के मत में टकराव होता है तो किसको वरीयता दी जाएगी, संविधान को कि जनता के मत को? संविधान को। किस केस में कहा गया? बी आर कपूर। उपनाम भी याद रखिए, अब रटते रहिए, जयललिता। अब आइए आगे चला जाए। इस प्रकार अनुच्छेद आपका 75 का क्लास 6 देखा जाए, मंत्रियों को वेतन भत्ते हैं जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं वो मिलेंगे।
अभी महान्यायवादी छोड़ दीजिए, इसको अलग बताएंगे। अगला देखिए, सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 और 78 देखिए। 77 से भी आपका देखिए, 77 से भी आपका क्वेश्चन बना है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे, आपका वे कार्य किसके नाम से होंगे? प्रधानमंत्री की, मंत्री की, राष्ट्रपति? तो बस अनुच्छेद देख लीजिए, सही बता रहे हैं भाई, किसके नाम से। और हाँ देखिए, आपका भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी कि आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से हुई मानी जाएगी? राष्ट्रपति। एक लाइन याद रखिए, राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीत से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए गए हों। और आपका कह सकते हैं कि विधिमान्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया गया कि नहीं। फिर एक बार नियम जानिए, जब भी इसको पढ़िए एक अनुच्छेद कम से कम कोरिलेट करके पढ़िएगा। और आर्टिकल 361 दोनों को एक साथ पढ़ना है। आर्टिकल 361 जहाँ की डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत है, यानी कि आपका छतरी का सिद्धांत, छाता का सिद्धांत। देखिए कैसे आप कोरिलेट करेंगे थोड़ा अच्छे से। क्योंकि संघ की कार्यपालिका का जो भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। या तो राष्ट्रपति स्वयं भले न साइन करे, उनका प्रतिनिधि मंत्री या पीएम साइन कर दें, लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव कार्य होगा किसके नाम से? अब समस्या ये आई कि राष्ट्रपति के नाम का तो केवल यूज किया जा रहा है और वास्तव में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी या पीएम या मंत्री हैं। तो अगर राष्ट्रपति के नाम से कोई गलत कार्य हो ही गया तो क्या राष्ट्रपति उसके लिए पर्सनल रूप से जिम्मेदार होगा कि नहीं? व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि उस वह तो एक नाम मात्र का क्या है? प्रधान। तो जिम्मेदार कौन होगा? जो कार्य किया है, मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी। ये कहाँ दिया गया है कि राष्ट्रपति इन कार्यों के लिए पर्सनल रूप से लायबिल नहीं होगा? ये आर्टिकल 361 केवल क्रिमिनल ही बचाव नहीं देता, सिविल में भी देता है। आर्टिकल किस में दिया गया है? 361। रट कर जाएगा। अगला देखिए, अब आइए 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने और आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो आपका प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को समय समय पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मिलकर जानकारी देते रहें कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो आप देखे होंगे कि पीएम जाते हैं और राष्ट्रपति के पास कभी काल मिलकर अपना आधा घंटा एक घंटा वार्ता करते हैं। इसका मतलब कि सरकार क्या क्या कर रही है आपके नाम पर आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसलिए कि राष्ट्रपति को भी पता लगता रहे कि सरकार कार्यपालिका कौन सा काम कर रही है। अब आइए आपका अध्याय 2 चला जाए, भाग 5 का अध्याय 2 हमें शुरू करना है, पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। यहाँ से भी मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ही बनते हैं। पहले एक कंसेप्ट बनाइए और तब आपका अनुच्छेदों में दम नहीं है। मैं फिर बता दूं, इधर के अनुच्छेदों में उतना दम नहीं है जितना कि इधर के कंसेप्ट में आपका दम रहेगा। और अच्छे से आपका देखिए, क्वेश्चन का पहले मॉडल पूरा देख लिया जाए और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। फिर एक बार ध्यान से समझिए। देखिए, भारत में आपका सबसे पहले देखिए 79 को उठाइए और तमाम क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको हम बताएंगे बिना बेयर एक्ट के अभी। लेकिन पहले कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें गलत हो रही हो क्लियर। भारत में दुसदनात्मक व्यवस्था है,
यानी कि भारत में जो संसद के सदन हैं वह दो हैं। तो पहला ये आया कि आखिर किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत में दोहरी आपका दोहरा सदन होगा, द्विसदनात्मक संसद होगी। तो अनुच्छेद 79 ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जो बना है, फिर एक बार मॉडल आइए। क्वेश्चन आपका ये बना है कि पार्लियामेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, पहला क्वेश्चन। तो अनुच्छेद याद करना पड़ेगा, कौन सा? 79। पार्लियामेंट में कौन कौन एडेड हैं, कौन कौन वेस्टेड हैं, कौन कौन समाहित हैं, कौन कौन शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन तो दे देगा लोकसभा, दूसरा दे देगा राज्यसभा, और तीसरा दे देगा राष्ट्रपति, चौथा उपर्युक्त। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अब इसी में आइए, उपर्युक्त सभी। अब आइए आगे। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 3 न मार्क कराइए। 2, संसद का कौन सदन न होते हुए भी अनिवार्य अंग है? राष्ट्रपति। अब ये लोग जो संसद के 2 सदन होते हैं, ये कहाँ से एडाप्ट किए गए हैं? भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में पहले जोड़ लीजिए, इंग्लैंड में सेम प्रावधान है। एक हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि सामान्य सभा, सामान्य सभा को लोकसभा मान लीजिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, उसका मानेंगे राज्यसभा। और जो इंग्लैंड का सम्राट है, तो भारत में कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो भारत में कोई कानून किनके किनके माने कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर, कि केवल लोकसभा राज्यसभा? तीनों मिलकर। क्यों? क्योंकि जब तक भारत में आपका राष्ट्रपति साइन न कर दे विधेयक पर, तब तक आपका कह सकते हैं, तब तक आपका मैं बता दूं कि वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। फिर अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन उठाइए। अब पहले तो दोनों सदनों के बारे में हल्का हल्का जानिए। हाँ, पहले लोकसभा के बारे में हम बताते हैं। लोकसभा एक टेम्पररी यानी कि अस्थाई सदन है। पहले लोकसभा जानिए। लोकसभा एक क्या है? अस्थाई सदन। दूसरा, जनता का प्रतिनिधित्व वास्तव में कौन सी सभा करती है? लोकसभा। किस सभा में जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं? लोकसभा। कौन सा सदन, किस सदन के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा। किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा। निम्न सदन क्यों किसे कहा जाता है? कौन सी सभा वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा। और लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से कितने साल? 5 साल। लोकसभा क्या लोकसभा बीच में विघटित की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा की अधिकतम सामान्यतः सदस्य संख्या 550। आपका ये जो लोकसभा की सीटें निर्धारित हैं, इसमें आपका एससी और एसटी के लिए सीट माने रिजर्व है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। तो आपका एससी के और एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। अगला क्वेश्चन ही बताया जाएगा डिटेल में, पहले क्वेश्चन वाइज चलिए। अगला क्वेश्चन आपका बनता है सामूहिक उत्तरदायित्व का, मैं बता दिया। लोकसभा की संरचना आपका देखना है। तो लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। और आपका फिर बता दें, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा। अतः लोकसभा में सरकार का बहुमत होना चाहिए, भले राज्यसभा में हो या न हो। अब राज्यसभा पर आ जाइए। राज्यसभा इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान मानी जाती है, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन, इसे उच्च सदन कहा जाता है, पूछा गया है। कौन सा सदन उच्च सदन है? राज्यसभा। राज्यसभा में आपका जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग जाते हैं कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। कौन सी सभा, कौन सा सदन वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा। कौन सा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्यसभा। राज्यसभा आपका पावरफुल उतना नहीं है, क्योंकि सरकार राज्यसभा के मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हैं जहां लोकसभा पर वह नकेल कसती हैं, लेकिन नकेल जैसे कि संविधान में संशोधन कराना है, तो संविधान में संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो जब तक राज्यसभा संशोधन पास न कर दे अलग, तब तक केवल लोकसभा के पास करने से कुछ होने वाला। लेकिन अन्य कानून में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, बताया जाएगा, अब तो चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? राज्यसभा। राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल होता है? 6 साल। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और उतने सदस्य नए क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुना जाता है राज्यसभा का सभापति की पदेन होता है, बताया गया था, एक्स ऑफिसियो। भाई रट कर जाएगा, बताया गया था। अब ये कोई नहीं कह सकता कि सर ने नहीं बताया। एक्स ऑफिसियो होता है। लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को पावर है, जैसे कि अनुच्छेद 312 बिहार ने पूछा, 249 है, वो तो डिटेल में चलेगा। देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटें निर्धारित हैं, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है, लोकसभा में कितने राज्यों से कितने लोग जाएंगे। एक तो ये आपको याद करना पड़ेगा। राज्यसभा में क्रम मिलाने के लिए आता है, तो चूंकि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में लोग जाते हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारी ही है, किसकी? यूपी की। और यूपी के हिसाब से क्या होंगे राज्यसभा में? ज़्यादा। तो एक तो ये पूछा जाता है कि किन की संख्या राज्यसभा में बराबर है राज्यों की। एक सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है कि बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। तो 2-3 मॉडल बनाया जाएगा कि कौन आपका क्या है, पैरल और सीरियल क्रम। वो आगे बता, इनकी जो आपका जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। यह राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आया है कि किस सदन का विघटन संभव नहीं है? राज्यसभा की, लोकसभा की, आपका दोनों, तो राज्यसभा। और वास्तव में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का कि जनता का? राज्यों का। किसका चुनाव खुले मतदान द्वारा होता है? लोकसभा की, राज्यसभा का? खुले खुले मतदान माने कौन कौन, माने कौन व्यक्ति किसको वोट दिया है, ये खुले में होता है, जाना जाता है, लोकसभा नहीं। फिर एक बार देखिए भाई, उल्टा ना समझिए। लोकसभा का मतदान तो गुप्त द्वारा होता है, जो आपका लोग मत देते हैं। लेकिन राज्यसभा का मतदान क्या होता है? ओपनली। भाई चूंकि समय भी आपका थोड़ा कुछ काम पड़ जा रहा है बीच बीच में कभी काल, तो आपका इस समय थोड़ा कम मिला संविधान का, नहीं तो संविधान थोड़ा स्पीड में चलाना है। तब भी काफ़ी क्वेश्चन डेली आपका कुछ न क्वेश्चन अचीव हो रहे हैं। भाई फिर हम सलाह दे रहे हैं कि जितना पढ़ाया जाए ये दिन, जाकर अब उतना उसी दिन आप तैयार कर लीजिए, भले और तैयार ना करिए। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन सब चल रहा है, कम से कम आप उतना ही तैयार रखिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि बैतरणी आप क्या करेंगे? पार। लेकिन कम से कम जितना वाक्य बोला गया, आप जाकर क्वेश्चन मिलाइए कितना है। तो 15 मिनट बाद आपका डावरी एक्ट चलेगा।